तो चलिए हम लोग जो है प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट कर लिया, और प्रश्नावली 6.2 के बाद हम लोग प्रश्नावली 6.3 की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो प्रश्नावली 6.3 पढ़ने से पहले हमको 2-3 प्रमेय पढ़ना पड़ेगा। तो प्रमेय 6.3 हम लोग पढ़ेंगे। प्रमेय 6.1 और 6.2 जो कि था थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से हम लोग पूरा का पूरा प्रश्नावली 6.2 कंप्लीट किए थे, है ना। तो आप सेकंड वाला क्लास जाके देख लीजिएगा कि किस तरीके से प्रश्नावली वो थेल्स प्रमेय किस तरीके से प्रूफ हुआ है और किस तरीके से थेल्स प्रमेय का विलोम प्रूफ किया गया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में प्रूफ ही सीधे 4 या 6 नंबर में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रमेय 6.3 क्या कहता है। अब यहाँ से त्रिभुज की कसौटी के जो नियम है, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, ये सब जो नियम है ये यही ये काम आने वाला है। पहले ही क्लास में हम आपको बता दिए थे। तो देखिए होता क्या है, दिया है कि यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी कि समानुपाती होती हैं, और इसलिए ये त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो पहले दिन के पहले क्लास में हम आपको बताए थे त्रिभुज के कि अगर मान लेते हैं कोई एक दो त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज की संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होते हैं या अनुपात बराबर होते हैं, तो वो त्रिभुज समरूप होता है। तो इसमें आपको एक चीज दे दिया है, क्या दिया है कि उनके संगत कोण बराबर है। तो इस वजह से आप सिद्ध करिए कि उनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होगा, और जब हम ये सिद्ध कर देंगे उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर है, तो इस तरीके से हम बोल देंगे कि हमारा ये जो दोनों त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले इसका डायग्राम समझते हैं। जैसे चुपचाप कायदे से एक तो त्रिभुज बनाइए, ठीक है। तो एक त्रिभुज आप ऐसे बना लीजिए थोड़ा सा बड़े में, और एक त्रिभुज आप एकदम छोटा बनाइए, ठीक, इतना बड़ा त्रिभुज बनाइए। अगर मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहाँ से ये डी है, ये ई है और एफ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे दिया क्या है ना, लिखेंगे दिया है ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं। ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज हैं, ठीक। डी ई एफ मानिए या पी क्यू आर मानिए, कुछ भी मानिए, यहाँ पे दो त्रिभुज है, ठीक है। जिसमें जिनकी संगत क्या है, क्या दिया है, संगत कोण बराबर है, जिनके संगत कोण बराबर है, बराबर है। तो संगत कोण बराबर होने का मतलब ये जो कोण ऊपर वाला है ये इस ऊपर वाले के बराबर है ना, यानी कि कोण ए बराबर कोण डी, और जो कोण इधर वाला है वो इस वाले के बराबर है, ठीक, यानी कि कोण बी बराबर कोण सी, वो कोण ई, कोण बी बराबर कोण ई, और इसी तरह से कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। कोण सी बराबर कोण एफ, ये इतना हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अभी आपको दिया है, ठीक। और हमको देखिए सिद्ध क्या करना है, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, उधर शायद दिखेगा नहीं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि ए इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही अनुपात में हो ना। सिद्ध करना है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दोनों क्या है, समरूप समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। अर्थात ए बी, ये जो ए बी है ये बराबर है डी ई के, और यहाँ से ए बी बराबर आपका ये डी ई के, ये संगत भुजा हो गया। और इसी तरह से बी सी बराबर, ये जो बी सी है ये बराबर है किसके, ई एफ के। इसी तरह से आपका जो ए सी है ये ए सी बराबर हो जाएगा आपका डी एफ के, ठीक। आप यही दिखा देंगे तो आप ऑटोमेटिक बोल सकते हैं ए बी सी क्या है,
समरूप त्रिभुज है। ठीक है, तो आइए दिखाते हैं। सबसे पहले इसमें हम करेंगे एक रचना। क्या करेंगे? रचना। जो ये हमारा ये भुजा है ए बी, और यहाँ से जो हमारा ये भुजा ए सी है, इसी के बराबर हम यहाँ पे ए बी के बराबर एक पॉइंट हम यहाँ पे इतना बड़ा लेंगे, फिर यहाँ से ए सी के बराबर एक पॉइंट हम यहाँ लेंगे। अब इसको मिला देंगे, है ना, एक डी से लेके एम तक लिए, और इसी तरीके से ए सी के बराबर हम क्या लिए, डी से लेके सी तक, यहाँ एन तक मान लेते हैं ना। तो रचना क्या किया, भुजा डीई पर भुजा ए बी के बराबर, ए बी के बराबर एक रेखा डी एम तथा भुजा डी एफ पर भुजा AC के बराबर, AC के बराबर एक रेखा DN नीचा। ठीक, यहां से लिखिए अर्थात, अर्थात क्या है, ये जो AB है ये बराबर हो जाएगा किसके, DM के, यानी कि ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर, और इसके बाद फिर AC जो है ये बराबर हो जाएगा किसके, DN के। समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए, समीकरण नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक, तो आप देख क्या रहे हैं कि ABC और DMN समीकरण 1 और 2 से क्या हो जा रहे हैं, सर्वांगसम हो जा रहे हैं। कैसे सर्वांगसम क्या होता है, भुजा कोण भुजा से वो सर्वांगसम हो जाता है। इसके एक कोण यहाँ पे और एक कोण यहाँ पे आपको समीकरण 1 से दिया है, बराबर है कोण ए और कोण डी, है ना। लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में, त्रिभुज ए बी सी तथा डी एम एन में क्या दिया है, कोण ए बराबर कोण डी, कैसे, समीकरण 1 से। यहाँ क्या माने, कोण ए बराबर कोण डी, और उसके बाद ए बी बराबर डी एम और ए सी बराबर डी एन, ये कहाँ से, रचना से, है ना, समीकरण 2 से, और ये भी क्या है, समीकरण 2 से। ठीक, तो ये क्या हो गया, भुजा कोण भुजा, है ना, अतः भुजा कोण भुजा सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज कौन सा, डी एम एन, यानी कि ये छोटका वाला त्रिभुज और ये छोटका वाला त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जानते ये हैं कि कभी भी दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं उनके संगत भुजाओं और तथा संगत कोणों का अनुपात बराबर होता है, क्योंकि सीपी सीटी नियम से, सीपी सीटी नियम से सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, संगत भुजाएं तथा संगत कोण, संगत कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं।
अतः कौन है संगत कोण? ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज ए बी सी को और डी एम एन को हम दिखा दिए हैं क्या है, सर्वांग सम है। अतः जो कोण बी होगा, ये कोण बी इस कोण एम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण एम। और ये जो कोण सी होगा, ये कोण एन के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, है ना। यहाँ से कोण सी बराबर कोण एन हो जाएगा कि नहीं, जरूर हो जाएगा। ठीक, तो ये समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 3 से ध्यान से अगर देखेंगे तो हमको कुछ मिलेगा। समीकरण 1 तथा समीकरण 3 से, समीकरण 1 और समीकरण 3 को ध्यान से अगर देखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए कोण बी कोण ई के बराबर है, ये कोण बी कोण ई के बराबर है, और यही कोण बी यहां से कोण बी कोण एम के बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कोण ई एम बराबर क्या हो जाएगा, कोण ई, है ना। और कोण यहां से एन बराबर क्या हो जाएगा, कोण एफ। क्यों? क्योंकि कोण सी एन के बराबर है और कोण सी एफ के बराबर है ना। यानी कि हाई वाला इसके बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, हाई दोनों आपस में बराबर होगा। इसी तरह से ये वाला इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो गए, है ना। अब ये समीकरण नंबर 4 मान लीजिए। तो यहां से लिखेंगे क्योंकि संगत कोण बराबर है, यानी कोण एम बराबर कोण ई, कोण एम बराबर कोण ई और कोण एन बराबर कोण एफ, संगत कोण बराबर है। अतः रेखा एम एन समांतर होगा ई एफ होगा। ठीक, अब यहां से क्या, ये समांतर हो गया। अब आपको देखिए क्या करना रहेगा, थेल्स प्रमेय। अब लिखेंगे त्रिभुज कौन कौन सा, डी, त्रिभुज डी ई एफ में थेल्स प्रमेय से, है ना। थेल्स प्रमेय से क्या है, ये डी से लेके एम तक, थेल्स प्रमेय कहता है जब ये भुजाएं समांतर है तो ये भुजाएं समानुपाती होती हैं। डी से लेके एम तक और एम से लेके इस समीकरण नंबर आप मान लीजिए, इसको 4 तक माने, इसको मान लीजिए 5। अब क्या करते हैं, हमको तो चाहिए, देखिए चाहिए क्या, हमको ये चाहिए कि हाई वाला इसके बराबर करना है और हाई वाला इसके बराबर करना है। ये भुजाओं का अनुपात तो ठीक है, लेकिन हमको हाई इतना नहीं चाहिए, हमको डी से लेके ई तक चाहिए। तो आप याद करिए, एक हम जब थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा दिए थे, उसके बाद भी एक प्रमेय आपको बढ़ाए थे। तो वो क्या था, डी से लेके एम तक और डी से लेके ई तक, फिर डी से लेके एन तक और डी से लेके एफ तक का अनुपात बराबर रहता था। तो उसमें करते क्या थे, आपको पता नहीं होगा तो हम बता दे रहे हैं, वहां भी जाके देख लीजिएगा। करते ये थे कि व्युत्क्रम करके एक जोड़ने पर यानी यही जो है इसी का व्युत्क्रम कर दीजिए, व्युत्क्रम करके एक जोड़ दीजिए, जैसे एम ई बटे डी एम प्लस 1 बराबर एन एफ बटे डी एन प्लस में 1। तो यहाँ से एम ई और उसके बाद प्लस डी एम बटे डी एम और उसके बाद बराबर हो जाएगा एन एफ प्लस डी एन का 1 में गुणा हो जाएगा डी एन हो जाएगा, और नीचे डी एन हो गया, और यहाँ पे डी एम का 1 में गुणा हो गया डी एम हो गया। अब आप देखिए एम ई और डी एम कहाँ गया जी, डी से लेके एम तक और एम से लेके ई तक, ये पूरा क्या है, डी से लेके ई तक है कि नहीं, अब बटे डी एम।
बटे क्या है डी एम, अब बराबर एन एफ और डी एन, एन एफ और डी एन, ये पूरा डी से लेके एफ तक बराबर है डी एफ बटे नीचे क्या है डी एन। पुनः व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर अब बस हमारा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ऊपर डी एम और नीचे हो जाएगा डी ई और बराबर ऊपर हो जाएगा डी एन और नीचे हो जाएगा डी एफ। अब आप देख क्या रहे हैं, डी ई और डी एफ, डी ई डी एफ, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए क्या ए बी और ए सी, तो ई कैसे होगा ए बी, यहाँ पे ए बी कैसे होगा, यहाँ समीकरण 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 यहाँ 2 से ए बी बराबर डी एम, यानी डी एम के जगह पे ये समीकरण नंबर 6 लिख लेते हैं। अब लिखेंगे समीकरण 2 तथा 6 से, तो डीएम के जगह पे क्या रख देंगे ए बी, तो ये हो जाएगा ए बी अब बटे डी ई, अब बराबर डीएम के जगह पे क्या रख देंगे ए सी, ए सी बटे डी एफ, ठीक। अब ये समीकरण नंबर 7 हो गया। तो आप ध्यान से देखिए, ये भुजा का अनुपात और ये भुजा का अनुपात मिल गया बराबर, एक ही भुजा बच गया। एक भुजा क्या करेंगे, जब लिख देंगे इसी प्रकार लिख देंगे, मान लेते हैं हम इसके बराबर हम खींच लिए हैं ये त्रिभुज, अगर कहीं हम यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज खींच लेते इसके बराबर समांतर मान के, तब यानी कि उल्टा करके, ठीक है, तो फिर क्या आ जाता, इन दोनों का अनुपात बराबर आ जाता, यानी कि है इसका इससे एक बार बराबर, एक बार इसका इससे बराबर हो जाता, तो तीनों ऑटोमेटिक बराबर हो जाते हैं। अब फिर वही काम हम दोबारा थोड़ी ना करेंगे, ऐसा शुरू से करते हुए आएंगे तब तो अभी वैसे ऑलरेडी 2 पेज का है, 2 पेज और जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाता है, क्या लिख दिया जाता है, ध्यान से देखिएगा, इसी प्रकार, सिमिलरली, इसी प्रकार, ठीक। क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी अब बटे डी एफ अब बराबर हो जाएगा, एक कौन सा बचेगा बी सी बटे ई एफ, ठीक। जब उसको चेंज करेंगे एंगल, है ना, ये समीकरण 8 अतः समीकरण 7 तथा 8 से, अब यहाँ पे ए आपका देखिए ए सी डी एफ, ए बी डी ई के बराबर है, ए सी डी एफ बी सी ई एफ के बराबर है, तो आपका तीनों बराबर हो गया, यहाँ से ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ, है ना। इस तरीके से यहाँ से क्या हो गया, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी, क्या दिया है डी ई एफ, त्रिभुज डी ई एफ, है ना, हेंस प्रूव्ड। तो हमको मिला क्या, इसका नाम क्या है, इसका नाम ये है कोण 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 समरूपता प्रमेय, ठीक है। तो देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने 3 को दे दिया था कोण बराबर, और हमने दिखा दिया यहाँ पे तीनों भुजाएं क्या हैं बराबर है और समानुपाती हैं, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब ऐसे ही हमको दूसरा वाला भी करना पड़ेगा, इसी के जस्ट उल्टा। तो अब आइए देखते हैं अगला प्रमेय क्या है, प्रमेय 6.4 उसी का जस्ट विपरीत है, जैसे अभी हमने प्रमेय 6.3 को किया है, ठीक है। यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब देखिए इसका भुजा 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 समरूपता नियम इसको बोलते हैं, प्रमेय जो 6.4 है इसको भुजा 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 समरूपता नियम बोलते हैं। जिस तरीके से हमने बताया था कि जो प्रमेय 6.3 था वो क्या था, कोण 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 समरूपता नियम, लिखा नहीं था बस बोल के बता दिया था, है ना। तो अब देखिए कोण 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 समरूपता नियम में एक चीज और थोड़ा सा हम आपको बता दें, वो जानना आपको जरूरी है। जैसे मान लेते हैं एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज यहाँ पे है, अगर कोण 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 समरूपता नियम देखा जाए, कोण 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 समरूपता नियम, ठीक है, कोण 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 समरूपता नियम, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। तो कोण 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 समरूपता नियम से कोण ए बराबर कोण डी के होगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, आई इसके बराबर हो जाएगा, कोण बी बराबर
कोण सी के होगा, ठीक है, वो ई के होगा। और सी किसके बराबर हो जाएगा, सी एफ के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, है ना, कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो ये तो हमको पता है भाई, कोण 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 समरूपता नियम से जाना। लेकिन एक चीज और आप जानो कि अगर यही कोण 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 की जगह सिर्फ और सिर्फ आप दिखा दो द्वितीय कोण समरूपता, कोण कोण समरूपता नियम, तो ये भी क्या हो जाएगा, त्रिभुज समरूप हो जाएगा। यानी कोई जरूरी नहीं है तीनों कोण अगर बराबर दिखाओगे तभी समरूप होगा, आगे कई क्वेश्चन में ये जरूरी पड़ेगा, ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन में कोण कोण सिर्फ दिखा के आप क्या कर लोगे, उसको समरूप सिद्ध कर लोगे। कोण कोण समरूपता नियम यानी कि आप कोई कोण ए दिखा दो और कोण डी के, इसी तरह से कोण बी दिखा दो, कोण सी के, को ई के, ठीक है, तभी यह त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। या तो कोण ए और ई वाला दिखा दो, कोई भी दो कोण, कोण ए कोण डी के बराबर दिखा दो, या कोण सी कोण एफ के बराबर दिखा दो, ये दिखा देंगे तभी ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। कैसे होगा देखा जाए, जैसे मान लेते हैं एक जो दो त्रिभुज है, दो त्रिभुज के कोणों का मान 180 अंश होता है कि नहीं, दो त्रिभुज कह रहे हैं, किसी भी एक त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। मान लेते हैं 180 अंश अंतः कोणों का ये भी है, 180 अंश अंतः कोणों का ये भी है। अगर कोई दो बराबर है, अगर ये कोण ए बराबर है कोण डी के, अगर ये 50 अंश है, ये भी 50 अंश है, ठीक, और मान लेते हैं कोण बी बराबर है कोण ई के, इसी एक को किसी को दिखाते हैं, यही कोण बी बराबर है कोण ई के, जैसे कोण बी मान लेते हैं ये 60 अंश ले लिए, ये भी कितना ले लिए 60 अंश, तो द्वितीय कोण बराबर दिखा दिए तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। देखिएगा कैसे, 50 प्लस 60 और माइनस 180, ठीक है, तो कितना मिलेगा, कितना मिलेगा इसका, 50 60 180 और माइनस 50 और 60 कितना हो जाएगा 110, तो कितना मिल गया 70 अंश, तो ये मिल गया 70 अंश, तो ये भी तो वही 50 60 है, ये भी तो 70 मिल जाएगा। यानी तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर होगा अगर दो कोण आप दिखा दिए बराबर है तो, है ना, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो दो कोण ऑटोमेटिक दोनों के बराबर है, तीसरा कोण घटा के वही जो बचेगा वही हो जाता है। तो इस वजह से कोई जरूरी नहीं है तीनों आप दिखाओगे तभी समरूप होगा, आप दो ही दिखा दोगे तभी वो समरूप माना जाएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें तीनों दिखाना संभव नहीं रहेगा, आप दो ही दिखा के बोल सकते हो कि वो क्या है, समरूप है, ठीक। ऐसे सर्वांगसम में भी था। तो चलिए ये चीज छोटी सी चीजें बतानी थी, आपको समझ में आया होगा। तो अब चलिए आगे देखते हैं इस प्रमेय को। इससे पहले हमने जो प्रमेय पढ़ा था उसका नाम था का कोण 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 समरूपता नियम। अब ये क्या है, हम पढ़ेंगे भुजा 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 समरूपता नियम। क्यों भुजा भुजा, क्योंकि भुजा भुजा आपको दिया है, कोण कोण आपको बताना है, उससे क्या दिया था, कोण आपको बराबर दिया था, भुजा को बराबर समानुपाती करना था। यदि दो त्रिभुज की एक भुजा की, एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, यानी कोई दो हम त्रिभुज ले लेते हैं, एक ही बच्चा वाला है ना छोटा, ये मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, अब एक ठीक बड़ा सा ले लेते हैं, ठीक है, एक क्या करते हैं बड़ा सा ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज आप ले लिए ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम आप रख दो डी ई एफ। अब हम रचना में आपको बताए थे, जैसे जैसे पिछले वाले में किए थे रचना वचना सब वही से करना है। पिछले वाले में क्या कैसे, इसी त्रिभुज के बराबर एक और त्रिभुज लिए थे, है ना, यानी इस ए बी के बराबर एक रेखा डी ई लिए थे, डी यहाँ से मान लेते हैं एम, और इस ए सी के बराबर इसको खींच दिए, मान लेते हैं एन, ठीक, ये हो गया आपका रचना, और जो दिया था वो हो गया। और दिया क्या है, ए बी का अनुपात, ए बी का अनुपात, ये समानुपाती है, अर्थात ए बी का अनुपात जो होगा ये डी एम के अनुपात से क्या हो जाएगा, डी ई के अनुपात से बराबर हो जाएगा, है ना। इसी तरह से जो ए सी का अनुपात होगा वो डी एफ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से जो बी सी का अनुपात होगा वो ई एफ के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा क्यों, क्योंकि आपको दिया है, आपको दिखाना है कि ये जो कोण ए है ये कोण डी के बराबर है, कोण जो बी है
वो कोण ई के बराबर है और कोण जो सी है वो कोण एफ के बराबर है। ठीक, जिसमें देखिए दो लाइन खींचे हैं, वो दूसरे वाले केस में एक लाइन है इसकी, ये 3 लाइन है इसकी। ये दिखाने का एक तरीका होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले लिखेंगे क्या दिया है और क्या हमको सिद्ध करना है, उसके बाद फिर लिखेंगे रचना, फिर हम प्रूफ करेंगे। ठीक, सबसे पहले आप लिखिए दिया है। तो क्या दिया है कि ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज इस प्रकार हैं कि किस प्रकार है, इस प्रकार है कि इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, अर्थात ए बी का अनुपात क्या है, यहाँ देखिए इस ए बी का अनुपात डी ई से, ए बी ये डी ई, फिर इस बी सी का अनुपात इस ई एफ से, बड़े वाले में भी लेंगे, छोटा वाला भी कुछ देर के लिए भूल जाओ, ई एफ से, और उसके बाद फिर इस ए सी का अनुपात और ये क्या हो जाएगा डी एफ से। ठीक, इतना तो आपको समझ में आया, जो दिया था हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध हमको करना है कि ये इनके संगत कोण बराबर हो, है ना। कोण ए बराबर आपको सिद्ध करना है कोण डी, कोण बी बराबर आपको सिद्ध करना है कोण ई, और कोण सी बराबर आपको सिद्ध करना है कोण एफ। ये आपको सिद्ध करना है ना, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। अब इसके बाद फिर लिखेंगे रचना। रचना क्या किए हैं, रचना किए हैं कि जो आपका इस ए ई है, ए ई पर एक बिंदु एम लिए हैं और डी एफ पर एक बिंदु क्या लिए हैं, एन लिए हैं। ठीक, इस प्रकार लिए हैं कि ये ए बी के बराबर हो जाएगा और ये ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक, इतना लिख देते हैं रचना। लिखेंगे भुजा डीई पर एक बिंदु ई, एक बिंदु ई कह रहे हैं एम, एक बिंदु एम तथा भुजा डीई के बाद क्या है डी एफ पर एक बिंदु एन। इस प्रकार लिया है कि ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा डी एम, और यहां से ये ए सी बराबर हो जाएगा डी एन। ठीक, अब इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे, 2। इन दोनों को समीकरण नंबर 2 मानेंगे। ये आपका था क्या, उपपत्ति। ठीक, और रचना था। अब लिखेंगे उपपत्ति, उपपत्ति करेंगे हम लोग। ठीक है, तो कैसे कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, उपपत्ति में ये जो समीकरण है ए बी, ठीक है, और डी ई, इसको आप लीजिए ए बी बटे डी ई बराबर यहाँ से ए सी बटे डी एफ। समीकरण 1 से हम ले लिए, कोई भी 2 लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये और ये ले लीजिए,
अब फिर इसके बाद आप क्या करिए, इसका मान यहाँ पे रखिए, ए बी है ना, समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, अब ए बी के जगह क्या रख सकते हो आप, डी एम, और फिर डी ई है, लिख लिए। आगे क्या करेंगे, ए सी के जगह पे क्या रख सकते हैं, डी एन, और उसके बाद यहाँ डी एफ तो है ही। ठीक, ध्यान से एक चीज देखिए, हम अगर ला दें कि डी एम बटे एम ई और डी एन बटे एन ई, तो थेल्स प्रमेय के विलोम से ये दोनों समांतर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे है क्या, डी एम बटे डी ई, डी एम बटे डी ई है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, फिर यहीं से यहाँ तक है। अब देखो, जो हमने व्युत्क्रम करके +1 किया था, उसके बाद हमको यही चीज मिला था, याद आ रहा है। अब उल्टा चलेंगे, व्युत्क्रम करके -1 करेंगे, है ना। लिखिएंगे समीकरण 3, मान लीजिए, लिखिए समीकरण 3 को व्युत्क्रम करके दोनों पक्षों में, दोनों तरफ एक घटाने पर, तो जब एक घटाएंगे तो देखिए क्या मिलेगा, डी ई बटे डी एम बराबर डी एफ बटे डी एन, व्युत्क्रम कर दिया हमने, और एक घटा लीजिए, एक क्या करिए, घटा लीजिए, यहाँ से भी एक घटा लीजिए, फिर ये हो जाएगा डी एम। अब देखिए डी डी एम कह रहे हैं जी, रुको रुको रुको, डी ई लिख दिए, डी एम का एक में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एम हो जाएगा। ठीक, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, डी एम, अब बराबर यहाँ से डी एफ आप लिख दिए, डी एन का एक में गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी एन, अब बटे क्या हो जाएगा, डी एन। ठीक, इतना लिख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, डी ई यानी डी से लेके पूरा ई तक, डी ई, ठीक, डी ई, और ये डी ई जो है पूरा डी ई, और डी ई में से हम डी एम घटा दिए तो एम ई बच गया कि नहीं, क्या बच गया, एम ई बच गया, और बटे डी एम होगा। इसी तरीके से डी एफ, डी से लेके पूरे में से इतना घटा दिया था, इतना बच गया ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए डी एन घटा है पूरे डी एफ में से, तो क्या बचेगा, ये एन एफ, एन एफ बटे डी एन। अब पुनः क्या करिए, पुनः व्युत्क्रम करने पर, ऐसा हम लोग किए थे, 2 बार किए थे व्युत्क्रम। अब जब व्युत्क्रम करोगे, ऊपर डीएम हो जाएगा, नीचे एमई हो जाएगा, और ऊपर डीएन हो जाएगा और नीचे एनएफ हो जाएगा, है ना। इसको उल्टा कर दिए, इसको भी उल्टा कर दिए। समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 से देख क्या रहे हैं, डी एम बटे एम ई, डी से लेके एम तक और एम से लेके ई तक, और डी से लेके एन तक और एन से लेके एफ तक, क्या मिला, थेल्स प्रमेय का विलोम मिला कि इनका अनुपात बराबर है, तो ये दोनों भुजाएं समांतर होंगी। अब लिखेंगे समीकरण 4 से स्पष्ट है कि त्रिभुज डी ई एफ में दो भुजाओं का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात बराबर है, अनुपात बराबर है, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएंगे, एम एन समांतर हो जाएगा किसके, ई एफ के। होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, है ना, एम एन समांतर हो जाएगा ई एफ के। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ से हम कर सकते हैं कि जो कोण होगा, जब ये समांतर है दोनों लाइन, तो यहाँ संगत कोण, ये कोण एम कोण ई के बराबर हो जाएगा, कोण एन कोण एफ के बराबर हो जाएगा। हम लिखेंगे अतः संगत कोण से, अतः संगत कोण से क्या हो जाएगा, कोण एम अब बराबर हो जाएगा कोण ई के,
है ना, और कोण एन बराबर हो जाएगा कोण एफ के। ठीक है, समीकरण नंबर 4 तक हुआ था, आप 5 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमको जो समीकरण 5 मिला, इस 5 से हम कह सकते हैं कोण m बराबर कोण ई के, यानी कि ये जो m वाला है ये बड़े वाले e के और n वाला जो है बड़े वाले a के बराबर है। तो हम एक बार लेंगे त्रिभुज कौन सा, डी एम एन तथा त्रिभुज डी ई डी ई एफ में। अब एक बार ये छोटका वाला त्रिभुज लीजिए, एक बार पूरा बड़ा वाला, है ना, कौन सा, डी एम एन, एक बार डी ई एफ मिलेंगे, लेंगे कि कोण डी बराबर कोण डी क्या है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है। ठीक, और इसी तरह से कोण एम बराबर कोण ई और कोण एन बराबर कोण एफ, यानी कि छोटका वाला है तीनों, छोटा वाला है तीनों, बड़ा वाला त्रिभुज है, तीनों कोण बराबर हो गया है, लिखेंगे समीकरण 5 से। ये भी क्या है, समीकरण 5 से। ठीक, यही से तो ये क्या हो जाएगा, कोण कोण कोण, अभी जो पिछला पढ़ा है, कोण 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 सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से, कोण 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 सर्वांग समता नियम से त्रिभुज कौन कौन सा, डी एम एन सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी ई डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कौन कौन सा, एक बार ये छोटा वाला, एक बार ये पूरा बड़ा वाला, सर्वांग सम हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब कर ये सकते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अतः जब ये सर्वांग सम हो जाएगा, अतः इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है, कौन कौन सा संगत भुजा, सर्वांग सम नहीं, समरूप लिख लो, कोण 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 समरूपता नियम से क्या हो जाएगा, यहां से डी से लेके एम तक ये बराबर हो जाएगा डी से लेके ई तक, और डी से लेके एन तक ये हो जाएगा डी से लेके एफ तक। इसी तरीके से एम एन और ये हो जाएगा क्या, ई एफ, हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। अब इसको हम मान लेते हैं क्या, 5 तक हुआ था, ये समीकरण मान लेते हैं 6। ठीक है, अब हमको करना मिटाना पड़ेगा उधर का। तो चलिए अब आगे देखते हैं, हमको जितनी चीजें जरूरी थी उनको हमने रख लिया। जैसे यहाँ पे समीकरण 1 की जरूरत थी, ये दिया ही है, और उसके बाद हमको सिद्ध क्या करना है, वो तो रहना ही ना चाहिए। उसके बाद रचना वाला हमने तो मिटा दिया, ठीक है, रचना में यहाँ पे छोटा सा लिख दिया, है ना। इस तरीके से हमको ये समीकरण 6 की भी जरूरत पड़ेगी। जैसे हमने दिखाया था कोण कोण समरूपता नियम से, तो ये डी एम एन कहाँ पे गया, डी एम एन ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, यहाँ पे समरूप हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आता है इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अब यहीं से हम शुरू करेंगे, समीकरण 6 और 1 पे पूरी तरीके से फोकस हमारा रहेगा। ठीक है, इन सब चीजों से हमारा अब प्रूफ हो जाएगा, अब ज्यादा लंबा नहीं बचा है। अब देखिए करेंगे क्या, लिखिए अब, है ना, आपको यहाँ से 2 ले लीजिए, डी एम बटे डी ई, इसी तरह से एक ले लीजिए एम एन बटे ई एफ, ये ले लिए। ठीक, अब आप आइए यहाँ पे समीकरण 1 से, ये समीकरण 6 से आप लिए। ठीक, अब समीकरण 1 से आप लीजिए 2 ठो, ए बी बटे डी ई, ये बराबर हो जाएगा बी सी बटे ई एफ। ठीक, ये कहाँ से आप लिए, समीकरण 1 से। अब क्या करो, यहाँ पे ए बी का मान क्या है, डी एम है, यहाँ से लिख दो, ए बी के जगह लिखेंगे डी एम बटे डी, यहाँ से हम ले लिए डी ई,
और ये डी एम। अब बराबर इसको लिख दीजिए बी सी बटे ई एफ। ठीक, अब क्या देख रहे हैं, इसको समीकरण नंबर 6 था, वो कितना था 7, इसको समीकरण नंबर 7 मान लीजिए। लिखिए अब यहाँ से देखिए डी एम बटे डीई, डी एम बटे डीई है तो यहाँ से एम एन बटे ई एफ और बी सी बटे, यहाँ समीकरण इसका मान इसमें रख दीजिए, है ना। डी एम के जगह पे आप लिख दीजिए एम एन बटे ई एफ, अब बराबर हो जाएगा यहाँ से बी सी बटे ई एफ। कैसे बराबर हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला दोनों बराबर है तो इधर वाला भी बराबर हो जाएगा, है ना, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ई एफ से ई एफ काट दिए तो आपको मिल गया कि एम एन बराबर बी सी। ये समीकरण नंबर आप 8 मान लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, जो हमको जरूरी है लिखेंगे त्रिभुज, कौन कौन सा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन में, है ना। ये ए बी सी और डी एम एन में हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर डी एम, ए बी बराबर डी एम, कहाँ से, एक से, यहाँ पे एक नहीं दो से, और फिर इसके बाद फिर ए सी बराबर डी एन, ये भी कहाँ से, दो से। फिर इसके बाद ए सी बराबर डी एन हो गया, फिर इसके बाद बी सी बराबर एम एन, ये कहाँ से, समीकरण 8 से। ठीक है, 8 से। भुजा 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 लिखेंगे, भुजा 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 सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज कौन कौन सा, ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज डी एम एन। कैसे, जब है भुजा इसके बराबर हो गया, है भुजा इसके बराबर हो गया, है भुजा इसके बराबर हो गया, तीनों भुजाएं बराबर हो गए तो ये सर्वांग सम हो गया। अब लिखेंगे अतः तीनों, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी एम एन सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, अतः सीपीसीटी नियम से क्या बोल सकते हैं, सीपीसीटी नियम से, सीपीसीटी नियम से क्या होता है बच्चा लोग, कि उनके संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं, यानी कि कोण ए बराबर हो जाएगा कोण डी के, है ना, नीचे जगह नहीं है, कोण ए बराबर कोण डी के, है ना, और कोण बी बराबर कोण एम के, और कोण सी बराबर कोण एन के। ये हो गया। अब आप देखिए कोण ए बराबर कोण डी आपको दिखाना था, जो कि मिल गया। अब कोण बी बराबर कोण एम है, ठीक, यहाँ पे, और आपको यहीं कहीं और कोण के बारे में कुछ जानकारी दी होगी, वो तो मिटा दिए कि ये कोण बी जो है कोण एम के बराबर है, और वहां से जो मिटा दिए होंगे आप देखेंगे अपने कॉपी में, ये एम हम लिखे थे ई के बराबर, है ना, तो वो समीकरण कौन सा था, पता नहीं कौन सा था, तो वहां से हम लिख देंगे कि चूंकि कोण एम जो है, कोण एम बराबर है कोण ई के, है ना, अतः क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर कोण ई, क्योंकि ये देखो m बराबर है b के और यही m बराबर है e के, तो ये b बराबर e हो जाएगा कि नहीं, है ना। इसी तरह से तथा कोण c बराबर कोण n है, और ये जो कोण c है ये n के बराबर है, यही कोण n कोण m के बराबर है, कोण n बराबर कोण f, है ना, अतः
देखिए n बराबर f है और n बराबर c है, अतः कोण c बराबर कोण f हो जाएगा कि नहीं, है ना। आपको ये दूसरा दिखा दिए, आप ये तीसरा दिखा दिए, तीनों कोण हमने दिखा दिया, है ना। इस प्रकार अतः कोण, वो कोण कह रहे हैं, भुजा 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 समरूपता नियम से, भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज डी ई एफ, है ना। यही हमको सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक, अब इसके नीचे इसको गलती से मत लिख लीजिएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी तो हम लिखे थे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इस प्रमेय को अच्छे से प्रूफ कर लिया। अब देखिए अगला जो एक प्रमेय और है, उसके बारे में प्रूफ नहीं कभी जीवन में पूछता है, लेकिन उसको हम प्रमेय क्या है समझा देते हैं। ठीक है, आपकी किताबों में भी नहीं दिया है और कोई बताएगा भी नहीं। ठीक है, आइए समझिए। ये आखिरी प्रमेय है, प्रमेय 6.5 भुजा कोण भुजा समरूपता नियम है क्या। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। यानी कि अब की बार दो भुजा और एक कोण क्या दिखाना है, बराबर दिखाना है। और इसका प्रूफ नहीं पूछा जाता है, इसका बहुत ज्यादा उपयोग है, इसलिए बताया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए है क्या, इसका प्रूफ है भी नहीं आपके बुक में, तो पूछेगा क्यों। दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज लेंगे, एक उसी तरह से एक त्रिभुज ए लीजिए, एक त्रिभुज बी लीजिए, एक त्रिभुज सी लीजिए, और एक बड़ा सा त्रिभुज लीजिए। ठीक, एक डी लीजिए, एक ई लीजिए और एक एफ, है ना। अगर आपको प्रूफ भी करना होगा तो आप क्या करेंगे, इसे रचना करके यहाँ से m यहाँ से n करके वही दोनों दो थ्योरम है, जैसे हमने कोण 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 समरूपता वाला का यूज करके भुजा 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 को हम समरूप दिखाए, इसी तरीके से कोण 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 भुजा 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 को समरूप करके भुजा कोण भुजा को आप दिखा सकते हो। ठीक है, तो झूठों माथा पच्चे करने की जरूरत नहीं है, कभी जीवन में नहीं पूछा जाता है, बस आप जान लीजिए है क्या है। सबसे पहले क्या है, दिया है, दिया है कि ए बी सी तथा डी ई एफ, यानी कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा इन कोणों को अंतर्गत करने वाली भुजाएं समानुपाती हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, है ना। आपको ऑटोमेटिक दे दिया है, डी ई एफ है, जिसमें क्या है, ये ए कोई भी आप लेंगे, है ना, ए बी सी, इसमें तो चलिए आइए देखते हैं हम करना क्या है। लिखिए ए बी सी तथा डी ई एफ दो त्रिभुज है ना, दो त्रिभुज हैं। अब यहां से लिखेंगे दो त्रिभुज हैं तो इनका कोई एक कोण लीजिए, कोण ए बराबर, और कोई वही संगत कोण लेना है, कोण डी। अब आप बताओ कोण ए को अंतर्गत करने वाली भुजा एक ए बी है और एक ए सी है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए से लेके बी तक, और ये बटे हो जाएगा डी को अंतर्गत करने वाली भुजा एम एन है, वो एम ई है, और डी ई है और डी एफ है। तो ए बी का क्या हो जाएगा, डी ई, ए बी का डी ई, इसी तरीके से ए सी का डी एफ, ए सी का डी एफ। अब एक चीज और हम आपको बता दें, अभी वहां जो करना है वो किया जाएगा, लेकिन अगर मान लेते हैं ये वाला कोण लेते हैं तो फिर हम इस कोण की बात करेंगे, यानी कि कोण बी बराबर कोण ई। ठीक, तो कोण बी को अंतर्गत करने वाली भुजा देखिए ये दोनों है, यानी कि एक भुजा आपका ए बी है
और एक भुजा आपका BC है, अंतर्गत करने वाली भुजा। अब कोण E को अंतर्गत करने वाली भुजा DE है, क्या है, DE है, और एक क्या है, EF है ना, ये क्या है, EF है। अंतर्गत करने वाली भुजा को आप ध्यान देना है, तो यहाँ से ये क्या होगा कोण, ये क्या होगा भुजा भुजा, और ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से लिख देंगे भुजा कोण भुजा। अब क्यों लिखें भुजा कोण भुजा, क्योंकि कोण एक है और भुजाएं क्या है, दो है, दो भुजाएं समानुपाती है ना, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF, है ना, हेल्स प्रूव्ड। अब देखिए, और यहाँ से भी वही चीज है, भुजा कोण भुजा, क्योंकि यहाँ पे एक कोण और दो उसको अंतर्गत करने वाली दो भुजाएं हैं समरूपता नियम से। त्रिभुज ABC समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DEF, है ना। अब आपको बताना क्या था, दो जगह क्यों लिए थे, क्योंकि अंतर्गत करने वाली जो भुजाएं होंगी उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोण A ले लिए तो आप कोण ये भुजा BC को आप EF वाले के बराबर दिखा के और AB को DE के बराबर दिखा दो, ऐसा कभी नहीं होगा। यानी जो कोण लिए हो उसी को अंतर्गत करने वाली भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा। अगर ये लिए हो तो इसको है ही अंतर्गत कर रही है, तो इन दोनों भुजाओं का अनुपात लेना पड़ेगा। अगर आप C लिए हो तो इसको है ही दोनों अंतर्गत कर रही हैं, और अगर C लिए हो तो आप लेना पड़ेगा, है ना। तो यही है, कौन सा है, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम। तो इस तरीके से हमने सारा जो भी थ्योरम था कंप्लीट कर लिया। अब कोई भी थ्योरम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हर साल जो है कोई ना कोई एक थ्योरम आपका 4 नंबर या 6 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो किसी भी प्रकार की कमी हमने नहीं किया है, आप भी किसी भी प्रकार का कमी नहीं करेंगे। हर एक थ्योरम को कम से कम 2 बार आप प्रूफ करेंगे। फिर एग्जाम का टाइम जब आएगा, आप मैथ पेपर देने जाएंगे, तो इस वीडियो को देख के और उसके बाद 1-2 बार कॉपी में लिख के प्रूफ करके जरूर जाइएगा, ठीक है। क्योंकि ये आप आज प्रूफ करोगे, 1 हफ्ते 10 दिन बाद फिर भूल जाओगे, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, उसको दोबारा रिवीजन करते रहोगे, ठीक। चलिए, धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, तब तक मिलते हैं अगले दिन। चलिए, अब अगले दिन हम क्या करेंगे, जो आपका प्रश्नावली होगा 6.3 उसको हम कंप्लीट करेंगे। वो उसमें लगभग 16 सवाल हैं, 2 क्लास में कंप्लीट होगा, क्योंकि सभी प्रूफ करने वाले हैं। चलिए।